वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स पर। तो हमने लास्ट के लेक्चर्स के अंदर जो पोटेंशियल बैरियर को कंप्लीट किया था, आज हम चेन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं और चेन रिएक्शन से संबंधित जो हमारे पास सस्टेनिंग चेन रिएक्शन उसकी कंडीशन को पढ़ने वाले हैं। क्या क्या कंडीशन आती है और क्या क्या जो हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं जिसके कारण हम चेन रिएक्शन को पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास तीन तरह की कंडीशन है। पहला, यूरेनियम का समृद्ध करना, यानी यूरेनियम को जोड़ना। यूरेनियम को क्या करना, हमने जोड़ना है। यूरेनियम के क्या करना है, अनअटैचमेंट करनी है। सेकंड जो आता है वो हमारे पास क्रिटिकल मास यानी क्रांतिक द्रव्यमान क्या होना चाहिए। यदि इसका क्रांतिक द्रव्यमान इतना है तभी क्या होगा, ये चेन रिएक्शन संभव हो पाएगी। थर्ड जो आता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यानी गुणन कारक आता है। तीनों कंडीशन को हम वन डिस्कस करेंगे और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब यहाँ पर मेरे पास एक चेन रिएक्शन दी गई है। चेन रिएक्शन के अंदर यूरेनियम के लिए यूरेनियम 235 यूज किया मैंने, और जो ओ आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये विखंडन है, ये फिशन के लिए जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है ओ सर्कल का, ये सर्कल ये क्या है, विखंडन है। और एन जो आपको दिखाई दे रहा है, या ये एन दिखाई दे रहा है, ये सारे क्या है, न्यूट्रॉन है। पहली स्टेज के अंदर हमने क्या किया है, एक न्यूट्रॉन को क्या किया, यूरेनियम पर आपतित करवाया है। सेकंड स्टेज के अंदर जो दो हमारे पास विखंडन हुए और दो ही हमारे पास क्या न्यूट्रॉन प्राप्त हुए हैं। थर्ड स्टेज के अंदर ये दोनों आगे, दो के अंदर और चेंज, दो के अंदर और टूट गया और दो आगे फिर क्या होंगे, ये यहाँ पर इनका विखंडन होगा दोनों का, फिर वो न्यूट्रॉन उत्सर्जित होगा। फिर ये दो आगे फिर दो को चेंज करेंगे, आगे फिर दो को रिमूव करेंगे, और ये फिर आगे दो को रिमूव करेंगे, और ये आगे दो को रिमूव करेंगे। ऐसे तरीके से ये चेन चलती रहेगी, ये स्टेज चलती रहेगी, यानी फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और ये स्टेज चलती रहेगी। तो हम यहाँ पर गुण डिस्कस करने वाले हैं, इसकी क्वालिटी डिस्कस करने वाले हैं कि इनकी क्वालिटीज़ क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, अब दो या दो से अधिक नाभिक, दो या दो से अधिक जो नाभिक है, न्यूक्लियर है, उसका जो विखंडन है, जो उसका जो फिशन है, वो किस तरीके से होगा, विखंडन जो होगा। अब देखिए, फिशन प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर जो विखंडन होता है उसे हम फिशन प्रोडक्ट कहते हैं। जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो फिशन प्रोडक्ट है, जो दो या दो नाभिकों के मिलने से या दो नाभिकों के रिएक्शन से जो होने वाला जो विखंडन उत्पाद है वो नाभिक का विखंडन है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें पता है कि भारी नाभिकों के लिए यानी हैवी न्यूक्लियस के लिए जो उसकी जो ऊर्जा है वो कितनी होगी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें पता है, हमने पढ़ चुके हैं पहले भी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। अब वो कहता है विखंडन अभिक्रिया के दौरान, थर्ड कहता है कि विखंडन रिएक्शन के दौरान जो प्राइमरी है, जो प्राइमरी न्यूट्रॉन जो है, प्राइमरी रिएक्शन के अंदर प्राइमरी जो न्यूट्रॉन है वो सेकेंडरी यानी द्वितीय न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है, चेंज होता है। द्वितीय न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है, चेंज, यानी पहली स्टेज का न्यूट्रॉन है वो सेकंड स्टेज के न्यूट्रॉन से क्या होता है, चेंज होता है। यानी पहला स्टेज जो प्राइमरी न्यूट्रॉन है वो सेकेंडरी न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है, हमारे पास चेंजेबल होता है। तो ये सारी की सारी बातें हमने क्या की हैं, यहाँ पर डिस्कस करनी है। अब सबसे पहला जो गुण आता है, अब इसकी कंडीशन है, अब हमने प्रतिबंध पढ़ने, ये तो हमारे पास गुण है। ये किसके गुण है, न्यूक्लियस के बताएं कि दो या दो से अधिक नाभिक मिलते हैं तो उनमें क्या होता है, विखंडन से एक प्रोडक्ट बनता है। और भारी नाभिकों के लिए 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विखंडन के लिए हमारे पास प्राइमरी वो सेकेंड, और सेकेंडरी जो होगा आगे फिर थर्ड में टूटेगा और थर्ड वाला किस में जाएगा, फोर्थ में जाएगा। इस तरीके से एक चेन श्रृंखला बनती है, एक चेन बनती है। जो चेन लगातार टूटती नहीं है, चलती रहती है, जब तक उसको विखंडन की, जब तक उसको क्या मिलते रहेंगे, न्यूट्रॉन मिलते रहेंगे, जब तक उसको एनर्जी चलती है, जब तक उसकी एनर्जी खत्म नहीं होती, यह प्रक्रिया क्या रहती है, चलती रहती है। ओके, तो अब देखिए, अब हमारे पास जो उसके आवश्यक प्रतिबंध है यानी सेल्फ सस्टेनिंग चेन के, अब तो ये पढ़े थे हमने चेन श्रृंखला के। अब देखिए, अब हमारे पास है स्वपोषीय क्रिया, जिसे हम कहते हैं सेल्फ रिएक्शन। ओके, अब ये हमारे पास है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, आप तीन तरीके के हम पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। सर्वप्रथम जो हम पार्ट पढ़ेंगे वो क्या है, यूरेनियम का समृद्ध करना, यानी समृद्ध करने का मतलब यूरेनियम के लिए जोड़ना, यानी हम जो यूरेनियम को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अटैचमेंट ऑफ यूरेनियम
ओके, सेकंड बात करें, यहां पर क्या आएगा मेरे पास, यहां पर क्रांतिक द्रव्यमान। अब क्रांतिक द्रव्यमान क्या होगा मेरे पास, क्रांतिक द्रव्यमान, यहां पर क्रांतिक द्रव्यमान क्रिटिकल मास, क्रांतिक द्रव्यमान क्रिटिकल मास, क्रिटिकल मास कितना होना चाहिए, तब क्या होगी, ये चेन श्रृंखला चलती है। थर्ड क्या था, थर्ड हमने पढ़ा था क्रांतिक द्रव्यमान हो गया। सेकंड यूरेनियम को समृद्ध करना है। थर्ड जो पार्ट था, थर्ड पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, थर्ड पार्ट के अंदर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालना है, यानी गुण कारक। अब ये हम यहाँ इसका डेरिवेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर गुण कारक हमने प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले यूरेनियम का समृद्ध करें, यदि हम यूरेनियम को, कौन से यूरेनियम का यूजेबल ले, कौन सा यूरेनियम क्या होगा ज़्यादा शक्तिशाली होगा, कौन सा यूरेनियम ज़्यादा पावर वाला होगा, ये सारी की सारी बातें यहाँ पढ़ेंगे। कौन कौन सी कितनी एनर्जी चाहिए हमें, कौन सा यूरेनियम हमें लेना चाहिए। सेकंड देखिए, अब किस यूरेनियम के लिए क्रिटिकल मास ज़्यादा होगा, किस यूरेनियम का जो श्रृंखला है, जो चेन रिएक्शन है, उसके लिए हम इफेक्टिव जो हमारे पास बेस्ट रिजल्ट किसके लिए आएगा, हम ये सारी बातें इसमें करेंगे। अब गुण कारक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाएगा, हम कैलकुलेशन करेंगे। उस फॉर्मूले की सहायता से हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यदि इस रिएक्शन का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इस लेवल तक है जो आपकी कंडीशन आएगी, तो हम क्या कह सकते हैं, ये चेन रिएक्शन जो है वो स्वपोषीय क्रिया है, उसके लिए हम चेन रिएक्शन बेस्ट है, उसके लिए चेन रिएक्शन महत्वपूर्ण है। तो ये इन तीनों कंडीशनों को यदि सेटिस्फाई करता है न्यूक्लियर यूरेनियम या कोई भी पार्टिकल्स या यूरेनियम करता है, तो चेन रिएक्शन बनती है और चेन रिएक्शन क्या होती है, लगातार चलती रहती है, ब्रेकेबल नहीं होती। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन, सबसे पहले पढ़ने वाले यूरेनियम के लिए, यूरेनियम को समझ, हाँ देखिए, यूरेनियम को समृद्ध करना, यूरेनियम को क्या करना, अटैचमेंट करना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब यूरेनियम के लिए हमारे पास 3 समस्थानिक हैं, यूरेनियम के लिए 3 हैं। अब यूरेनियम 235, पहले हम यूरेनियम की बात करेंगे, यूरेनियम 236, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। ये 3 तरीके के हमारे पास क्या है, यूरेनियम है, यानी यहाँ 34 है, 34, 35 और 38, 3 तरीके के हमारे पास समस्थानिक हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम कौन सा यूरेनियम लेंगे, कौन सा यूरेनियम लेंगे, हम बात कर रहे हैं कि यूरेनियम की अटैचमेंट बढ़ानी है, यूरेनियम को क्या करना है, समृद्ध बनाना है। अब ये जो यूरेनियम 234 है, ये प्रकृति में, नेचर के अंदर बहुत कम पाया जाता है, यानी इसकी जो मिलने की एफिशिएंसी है, जो इसको प्रकृति में जो है बहुत नगण्य पाया जाता है। अब नगण्य पाया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि यूरेनियम 234 जो है वो ना हमें मिलने वाला, यूरेनियम 234 हमें मिलने वाला नहीं है, यानी हम यूरेनियम 234 का उपयोग नहीं करेंगे। सेकंड बात देखिए, सेकंड यूरेनियम 235, यानी यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। अब इनको न्यूट्रॉन लाने के लिए, क्योंकि हमने न्यूट्रॉन को क्या करना है, इस पर प्रसारित करना है, न्यूट्रॉन को क्या करना है, इस पर डालना है। यदि न्यूट्रॉन को डालेंगे तो यहाँ पर 2 तरीके के हमारे पास आते हैं। यदि यूरेनियम 235 को, यूरेनियम 235 को क्या करूँ, अब इसकी जो क्षमता है वो है हमारे पास 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी यूरेनियम 238 के लिए हमारे पास क्या है, यूरेनियम 238 के लिए हमारे पास जो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी यूरेनियम 0.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यूरेनियम 238 के लिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूट्रॉन को हम प्रसारित करेंगे, तभी क्या होगा, इसका विखंडन होगा। और यहाँ पर 0.25 है और यहाँ पर 1.1 है। अब देखिए, अब हमारे पास जो न्यूट्रॉन की क्षमता है, न्यूट्रॉन की क्षमता है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, यानी जो न्यूट्रॉन के संघट या प्राचल होने की संख्या, यानी विघटित होने की संख्या है यूरेनियम पर, वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यूरेनियम 238 वाला नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन मेगावाट है, और ये इसको क्या कर सकेगा, ये इसको अटैचमेंट नहीं कर सकेगा, इसका विखंडन नहीं कर सकेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यूरेनियम 238 भी नहीं आएगा। बचा कौन, यूरेनियम 235। कौन बचा, यूरेनियम 235। और हम यूरेनियम 235 का यूज करते हैं किसके अंदर, स्वतः स्वपोषी या श्रृंखला रिएक्शन के अंदर, यानी हमने यूरेनियम 235 का यूजेबल लिया। क्यों लिया यूरेनियम 235 का, आपको यदि कोई कारण पूछ ले कि यार यूरेनियम 235 को लिया गया, तो आप कारण क्या बताओगे, इसकी जो संगठन, इसकी जो विखंडन होने की क्षमता है वो 0.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और न्यूट्रॉन के लिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। तो हालांकि ये दोनों कम है, ये तो इससे कम है,
तो इसीलिए इसका क्या होगा, टूट जाता है। ये श्रृंखला चेन रिएक्शन के अंदर ये वर्किंग करता है। ओके, तो बेसिक कारण पूछना है आपसे को पूछा यूरेनियम के लिए हमने यूरेनियम 235 क्यों नहीं लिया, क्योंकि नेचर के अंदर बहुत कम पाया जाता है, इसलिए हमने नहीं लिया। सेकंड 238 पूछा जाए तो इसका 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और न्यूट्रॉन के लिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन से कम होने चाहिए, तो ये दोनों इसलिए नहीं करेंगे, रिएक्शन नहीं होगी यहाँ इनके बीच में। और जो 235 वाला हम क्या लेते हैं, यूजेबल लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ यूरेनियम को क्या करना, हमने अटैचमेंट बनानी है, यूरेनियम को समृद्ध बनाना है। समृद्ध बनाने के लिए, अब समृद्ध का मतलब क्या है, अब देखिए हिंदी लैंग्वेज है, समृद्ध का मतलब है यूरेनियम, ऐसा यूरेनियम लेना है जो सुटेबल हो। समृद्ध का मतलब जो सुटेबल हो, जो अच्छा हो, ऐसा यूरेनियम कहाँ ले, कैसी कैसी एफिशिएंसी लें। ओके, तो आपने ये सारी की सारी जो मैंने अभी बातें बोली हैं, इन बातों को आपने यहाँ पर इस लैंग्वेज ग्रुप में लिखना है, आपको इस तरीके की कार्रवाई नहीं करनी है। ओके, तो लैंग्वेज ग्रुप में लिखेंगे कि यूरेनियम के लिए इसकी नेचर में नहीं पाया जाता। अब सेकंड पॉइंट की ओर डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट था हमारे पास क्रांतिक मास, क्रांतिक द्रव्यमान, या हम ये कह दें क्रिटिकल क्रांतिक द्रव्यमान, क्रांतिक द्रव्यमान, क्रिटिकल मास। अब देखिए क्रिटिकल मास क्या है, क्रांतिक द्रव्यमान क्या है। अब वही श्रृंखला विक्रिया के अंदर वही रिएक्शन करेगा जो मास है, जो हमारे पास जो मास होगा, जो द्रव्यमान होगा, वो किस पर है, ये देख लीजिए। यूरेनियम 235 के लिए अब हमने यूरेनियम 235 लेना, पहले स्टेप के अंदर हमने पढ़ चुके हैं कि 236 34 की बात नहीं करनी, 238 की बात नहीं करनी, 235 की बात करनी है। अब यहाँ पर मास के बारे में पूछा गया है, मास के बारे में, क्योंकि हमारे टॉपिक है क्रिटिकल मास। एक ऐसा मास जो क्या करे, इस चेन रिएक्शन को क्या करे, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है इसको जारी रखे या इसको क्या करे, मेंटेन करे। हम ये क्यों जो इसके प्रतिबंध क्यों पढ़ रहे हैं, इसके जो हम कंडीशंस क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि जो चेन रिएक्शन जो है, जो श्रृंखला विक्रिया है, ये इसकी कंडीशन जो है इसकी बनी रहे, इसकी जो हमारे पास प्रोसेस है इसका बना रहे। हमने यूरेनियम 235 को इसलिए लिया क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो लगातार बना रहे। 34 लेता, प्रोसेस नहीं बना होता, पहली स्टेज आती, दूसरी स्टेज आती, कैंसिल हो जाता, चेन रिएक्शन नहीं बनती। सेकंड, यदि यूरेनियम 238 लिया जाता तो तब भी ये क्या होता, नहीं संभव। यूरेनियम 235 इसलिए लिया गया ताकि ये चेन रिएक्शन बनी रहे। सेकंड, हमें ऐसा क्रांतिक ताप लेना है, एक ऐसा द्रव्यमान लेना है, द्रव्यमान का जो यूरेनियम 200 लेना है, जो क्या हो, इस चेन रिएक्शन को क्या करे, मजबूत करे, चेन रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी को क्या करे, शानदार करे। सबसे पहले यदि हम यहाँ पर 2 पॉइंट पढ़ेंगे, सिर्फ 2 पॉइंट के अंदर इस जो पार्ट्स को हम क्लियर करेंगे। यदि हम क्या लेते हैं, छोटी त्रिज्या वाला, यानी छोटी त्रिज्या का, यानी कम रेडियस और ज़्यादा द्रव्यमान, कम रेडियस और ज़्यादा द्रव्यमान। अब बात देखिए, अब कोई ना कोई यूरेनियम को के लिए, रिएक्टर के लिए कोई ना कोई एक परत चाहिए, जो क्या एक हम कवच कहते हैं जिसे हम, या हम इसे कह दें एक आवरण चाहिए, जो क्या करे, इस नाभिकीय रिएक्शन को किसी आने वाले न्यूट्रॉन की अभिक्रिया से रोके। एक ऐसा आवरण चाहिए, एक ऐसा परत चाहिए। और यहाँ पर देखिए, यदि हमारे पास छोटी त्रिज्या होगी तो हमारे पास ज़्यादा द्रव्यमान वाला पिंड होगा, यानी छोटी त्रिज्या पिंड का द्रव्यमान ज़्यादा। अब यहाँ पर बड़ी त्रिज्या और छोटा द्रव्यमान, बड़ी त्रिज्या और छोटा द्रव्यमान, अब दोनों में देखिए डिफरेंस है, दोनों में क्या है डिफरेंस। अब देखिए, यदि हम पिंड का आकार छोटा होगा, यदि किसी पिंड का, इस यूरेनियम के पिंड का आकार छोटा होगा, तो आकार छोटे होने की वजह से, अब देखिए, अब मान लीजिए, अब ये मेरे पास मार्कर है, अब इसके टुकड़े करूंगा, इसके टुकड़े कितने हो सकेंगे, मान लेता हूं मैं 1-1 इंच के, यानी 1-1 सेंटीमीटर के 5 टुकड़े करना चाहता हूं। ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 टुकड़े हुए। अब यदि मेरे पास 3 सेंटीमीटर का कोई है, 3 सेंटीमीटर का है, अगर उसके मैं 5 टुकड़े करना चाहूँ, नहीं होंगे। यानी एक छोटे टुकड़े के, इस छोटे टुकड़े के 5 टुकड़े करने हैं तो 5 टुकड़े 1-1 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। यदि कह दूं इस छोटे टुकड़े के 5 टुकड़े कीजिए तो 5 टुकड़े तो होंगे, परंतु उनकी सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये लंबी अभिक्रिया तब चलेगी जब यहाँ पर जो मास इफेक्टिव है, जो उसका आवरण जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा, आवरण क्या होगा, बड़ा होगा। और यहाँ पर श्रृंखला विक्रिया, और यहाँ पर जो ऐसा एलिमेंट आएगा जिससे हम रिएक्शन कर पाएंगे, वो की संभावना क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेकंड बात देखिए, आप सेकंड कह रहे हैं कि यदि बड़े आकार का पिंड होगा, द्रव्यमान छोटा, आकार बड़ा होगा, यानी रेडियस बड़ा होगा,
तो वो क्या होगा, टूटेगा नहीं। यदि टूटेगा नहीं, अब बड़ा होगा, बड़ा 2 पार्ट्स में हो जाएगा, फिर बड़ा होगा, फिर 2 पार्ट्स में हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा। अब ये छोटा छोटा लास्ट में लंबा चलेगा। अब पहले छोटा है तो छोटे से और छोटा होते होते ये बहुत कम रिएक्शन को चालू करेगा। तो हम यहाँ पर 2 बातें पढ़ेंगे सिर्फ। यदि हमारे पास आकार बड़ा है तो ये लंबी क्रिया चलेगी, यानी जिनका स्वतः विखंडन जो होगा, श्रृंखला क्रिया है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, उसका क्रांतिक मास जो होगा वो ज़्यादा होगा। सेकंड, यदि छोटी रेडियस वाला लेते हैं, ज़्यादा द्रव्यमान वाला लेते हैं, तो हमारे पास रिएक्शन है वो टूट जाती है, ब्रोक हो जाती है, ब्रोकन हो जाती है। ओके, जिसे हम कहते हैं जो भी रिएक्शन होगी जो हमारी, वो हमारी अनचैनेबल, यानी हम अश्रृंखला अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं। ओके, तो ये हमारे पास छोटा सा पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट की ओर मूव करते हैं। देखिए, आपने इसको लैंग्वेज के रूप में लिखना है, मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्ट बताया है। ओके, तो आप लैंग्वेज के रूप में बड़े शानदार तरीके से आप लिखना, जिस तरीके से आप नोट्स बनाते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड जो है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, यानी गुणकारक। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को समझिएगा। अब वो कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या आता है, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कह रहा है किसी विखंडन के लिए उसकी पहली पीढ़ी, यानी उसका जो फर्स्ट स्टेज है, उसका जो फर्स्ट स्टेज के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या और फर्स्ट स्टेज से पहले, यानी फर्स्ट स्टेज से पहले न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी फर्स्ट स्टेज के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या और जो पहले न्यूट्रॉन की संख्या थी उसका जो अनुपात होगा, उसका जो रेशियो होगा, वो क्या कहलाएगा, के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर गुणकारक कहलाएगा। ओके, अब देखिए, अब के का मान 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। यदि के बड़ा हो 1 से और के छोटा हो 1 से। यदि के बड़ा होगा 1 से, यानी 1 की वैल्यू क्या है, छोटी है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, न्यूट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की जो संख्या में है वो वृद्धि हो रही है। अब के छोटा है 1 से, तो न्यूट्रॉनों की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। कैसे हो रही है, देखिए आप। अब वो कह रहे हैं किसी पहली पीढ़ी के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या, यदि ये मान 1 से कम होगा तो यहाँ हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है पहली स्टेज के अंदर। परंतु हमारे पास फर्स्ट स्टेज के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी ज़्यादा थी। सेकंड बात करें, वो कह रहे हैं 1 से छोटा है। यदि 1 से छोटा होगा तो पहली स्टेज के अंदर तो न्यूट्रॉन कम होंगे, परंतु जो सेकंड स्टेज के अंदर है वो हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, यानी हमारे पास न्यूट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। ओके, ये 2 स्टेज हमारे पास प्राप्त होते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है, आपको याद रखना है, dn/dt, dn/dt n, यहाँ पर k-1 T0। अब k-1 कहाँ आया, हमने k को 1 माना है, k बराबर 1 = 0, यानी हमने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको फॉर्मूला बनाया। अब ये फॉर्मूला किसका है, अब ये जो फॉर्मूला है ये 2 पीढ़ियों के मध्य, यानी हमारे पास 2 स्टेजों के मध्य न्यूट्रॉनों की संख्या को व्यक्त करता है। ओके, इस फॉर्मूले को हमने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कीजिए आप, log लेंगे, log dn/dt log n k-1 T0, समाकलन लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे आप। ओके, इंटीग्रेशन कीजिए आप, सिर्फ आपने इंटीग्रेशन करना है, log नहीं लेना, इंटीग्रेशन करना है। ओके, इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन करते क्या आ जाएगा, log n, यहाँ पर क्या आ जाएगा, log n आ जाएगा, यहाँ पर k-1, यहाँ पर t और यहाँ T0 + c, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। और ये e की फॉर्म के अंदर चला जाएगा, फॉर्मूला क्या चला जाएगा, e की फॉर्म के अंदर। और ये यहाँ पर n = n0, e की पावर क्या आ जाएगा, e की पावर, ये सारा फॉर्मूला किस में चल जाएगा, e की पावर के अंदर, k-1 T/T0 + c। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। यदि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ज़्यादा होगा, जितनी वैल्यू होगी उतने तरीके से हमारे पास रिएक्शन प्राप्त होने वाली है। तो ये सारी कंडीशन थी किसके लिए, श्रृंखला क्रिया व सैवपोषीय क्रिया के लिए कंडीशंस थी। 3 कंडीशन को हम यदि सेटिस्फाई करते हैं तो ये हमारे पास चेन रिएक्शन प्राप्त होती है। बड़ा ही सिंपल है चेन रिएक्शन को समझना। पहली कंडीशन हमने यूरेनियम 235 लेना है, 34 जो हमारे प्रकृति के अंदर बहुत कम पाया जाता है, 38 को हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे।
और सेकंड बात हमने पढ़ी क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास उसका ज़्यादा होगा जिसका द्रव्यमान हमारे पास, जिसका आकार बड़ा होगा वो हमारे पास क्रिटिकल मास को सेटिस्फाई करेगा। थर्ड बात जो हमने कंडीशन पढ़ी है, न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी कहाँ पर, के जब बड़ा होगा और के छोटा होगा, न्यूट्रॉन की संख्या कमी होगी। हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसके साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। ओके, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए। और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम न्यूक्लियर रिएक्टर को पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर जो श्रृंखला विक्रिया चलती हैं, ओके, तो हम डिजिटली पढ़ेंगे इसको। और आप इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, आप घर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, यही हमारी आपसे कामना है।